हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी वर्मा वेलकम करता हूं आप सभी का मदर इंडिया लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग और उसके नेचर की बात करूंगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र। ये सब्जेक्ट अगर हम एलएलबी की बात करें तो हमारे यहाँ एलएलबी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये पेपर सिर्फ एलएलबी तक ही सीमित है या कहीं आगे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बिना किसी काम के तो हमें क्यों पढ़ना किसी सब्जेक्ट को। तो बच्चों, एलएलबी में तो ये सब्जेक्ट है ही। जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं, उनके लिए भी इस सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो बच्चे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में हैं, उनके लिए तो ये सब्जेक्ट यूँ समझ लीजिए कि एक नींव का पत्थर है, एक फाउंडेशन स्टोन। कोई भी बच्चा जो नेट क्लियर करना चाहता है या जिसकी नेट क्लियर हो चुकी है, वो ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता। चलिए हम आज डिस्कस करेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट जो है वो है क्या। मेरे पास कोई किताब नहीं है जिसमें से पढ़ के मैं आपको डेफिनेशंस सुना दूं। आपके पास खूब सारा लिटरेचर है, खूब सारे नोट्स हैं आपके पास। ज़रूरत है एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की। इस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ ए फिलॉसफी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस सब्जेक्ट के बारे में आपकी कुछ जिज्ञासाएं शांत कर सकूं। एलएलबी में मैंने ये सब्जेक्ट कैसे पास किया ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन सच बताऊं तो मुझे ये सब्जेक्ट एलएलएम में समझ आया। और कब समझ आया? जब मैं गुरुजी से मिला। बीकानेर में लॉ प्रोफेसर श्री मेघराज जी रांकावत ने फर्स्ट टाइम मुझे समझाया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी हैं, हमारे साथ हैं। सर के कारण ही आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने तक हूँ। उन्होंने जो पढ़ाया वो आज भी जहन में है। उन्होंने जो समझाया, जो सिखाया, उसे हमारे लिए, हमारी लाइफ से अलग कर पाना इम्पॉसिबल है। चलिए हम बात करते हैं विधि शास्त्र क्या है। एक लैटिन टर्म है बच्चों, ज्यूरिस्प्रूडेंशिया। ज्यूरिस्प्रूडेंशिया दो पार्ट कर लीजिएगा, ज्यूरिस एंड प्रूडेंशिया। ज्यूरिस का मतलब है लॉ, प्रूडेंशिया का मतलब है नॉलेज, यानी स्किल टू नो। दोनों को जोड़ लीजिएगा, लॉ, स्किल टू नो। दोनों को जब जोड़ दें तो हमारे सामने जो कंसेप्ट आती है वो आती है स्किल टू नो व्हाट इज लॉ। तो बच्चों,
इंग्लिश में जो वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस है और हिंदी में जो उसका वर्जन विधि शास्त्र है, इसका मतलब है कानून को जानने की कला। अब ये विधि शास्त्र जो है, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, वो प्रैक्टिकली इसकी एप्लीकेशन क्या है। अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के कंटेंट्स देखें, अगर हम इसके स्कोप में जाएं, तो हमारे पास लीगल कॉन्सेप्ट्स और लीगल थ्योरीज दो बड़े पार्ट सामने आते हैं। लीगल कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें, व्हाट इज राइट, व्हाट इज ड्यूटी, व्हाट इज ऑनरशिप, व्हाट इज पोजीशन, व्हाट इज लीगल पर्सनैलिटी, व्हाट इज जुडिशियल प्रेसिडेंट, ये सब लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इसी विधि शास्त्र में सीखते हैं। और दूसरी तरफ जो लीगल थ्योरीज है हमारी, जिसमें हम स्कूल्स की बात करते हैं, नेचुरल लॉ स्कूल, पॉजिटिव स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, ये सारी चीज़ें आपको विधि शास्त्र में मिलेंगी। तो मैं बात कर रहा था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। अब देखिए, जो लोग प्रैक्टिस में हैं, जो लोग एडवोकेसी में हैं, एक फैक्ट इन इशू को अचीव करने के लिए रेलेवेंट फैक्ट की लाइट वो फैक्ट इन इशू पे डालते हैं, उस सामने वाले एडवोकेट के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। अब उस आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो बोलने की कला है, जो सामने वाले को क्रिटिसाइज करने का आर्ट है, वो ना तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता, वो ना ही आपको आईपीसी से पता लगेगा, ना ही वो सीपीसी और सीआरपीसी में है। वो जो बहस करने की कला है, वो जो दूसरे में कमियां निकालने की कला है, बस वही चीज आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस से समझ में आएगी। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं विधि शास्त्र के अंदर जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, जो स्कूल्स हैं, उनकी। तो एक मोटी मोटी बात आप दिमाग में ये बिठा लीजिए कि जिस तरह से अपराध के कारण जानने का, उसके परिणाम जानने का, अपराध के प्रकारों को जानने के का जो हमारा विषय है, जिसे हम अपराध शास्त्र बोलते हैं, क्रिमिनोलॉजी, उसी तरह से दंड के कारणों को जानने का, दंड के प्रकारों को जानने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट है पेनोलॉजी, यानी कि दंड शास्त्र। इसी तरह से एक विक्टिमोलॉजी है, विक्टिम के बारे में, पीड़ित पक्षकार के बारे में जानने का। उसी तरह से विधि क्या है, कैसे आई, ये सब बातें जानने का जो हमारा विषय है, उसी को हम बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब इस ज्यूरिस्प्रूडेंस में आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ उन बच्चों की हेल्प करने वाला हूं जिनको ज्यूरिस्प्रूडेंस का कभी मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते टाइम अपने आप को टायर्ड फील करते हैं, जिनकी दिलचस्पी नहीं हो पाती ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। हम उन बच्चों की बात करेंगे, हम उन बच्चों की हेल्प करेंगे आज। तो बच्चों, ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर अलग अलग स्कूल्स हैं, मीनिंग क्लियर हो गया। अलग अलग स्कूल्स हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। नेचुरल लॉ स्कूल क्या कहता है, एनालिटिकल स्कूल क्या कहता है, हिस्टोरिकल स्कूल क्या कहता है, रियलिज्म की क्या कंसेप्ट है, सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या कहता है, इनको हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे सामने ये थी कि विधि शास्त्र क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। तो उसमें हमने ये देख लिया कि विधियों को जानने की जो कला है वही विधि शास्त्र है, यानी कि एक ऐसा विषय जिसे पढ़ने के बाद, जिसे समझने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंच जाऊं कि ये कानून है। तो दो बड़ी बातें हमारे सामने हैं, एक तो कानून है क्या,
और दूसरा उस कानून को जानने का तरीका क्या है। तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें कही। अब जिन लोगों ने भले अलग अलग समय में कही हो, भले वो एक दूसरे को नहीं जानते हो, बाय एंड लार्ज कुल मिला के अगर उन लोगों की बात किसी एक डायरेक्शन में जा रही है तो वो सारे के सारे एक स्कूल से जुड़ जाएंगे। यहां पे मैं आपको ये जो स्कूल वर्ड है बच्चों, इसे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, जिसे हम सिंपली बोलते हैं विचारधारा। आप देखिएगा, अगर हम इंडियन रेफरेंस में बात करें तो हमारे यहां पहले क्या होता था, हमारे यहां पहले गुरुकुल व्यवस्था थी। एक गुरु थे आश्रम में और वही गुरु अपने सभी शिष्यों को, अपने सभी विद्यार्थियों को सभी विषयों की जानकारी देते थे। एक गुरु है, वही अपने स्टूडेंट्स को मैथ सिखा रहे हैं, वही उनको लैंग्वेज सिखा रहे हैं, वही उनको सोशियोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, वही उनको पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं। एक अकेले गुरु अपने सभी शिष्यों को सभी विषयों की जानकारी दे रहे हैं। ये गुरुकुल टेंडेंसी थी, गुरुकुल व्यवस्था। और उस व्यवस्था में सब्जेक्ट से ज्यादा बच्चों पर गुरु का प्रभाव था। इसीलिए तो कहते हैं कि अर्जुन को देखते ही पता लग जाता था कि भाई ये तो द्रोणाचार्य का शिष्य है। चंद्रगुप्त आज भी अपने गुरु चाणक्य के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे व्यवस्था थोड़ी चेंज हुई। अब विद्यार्थियों के लिए मैथ का टीचर अलग है, साइंस का टीचर अलग है। एक ही स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 10 अलग अलग टीचर हैं। वो एक स्टूडेंट और ये 10 टीचर उस एक स्टूडेंट को कंसंट्रेट कर रहे हैं, उस पर फोकस डाल रहे हैं, उसको सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज दे रहे हैं। तो इस बच्चे के अंदर अब किसी एक गुरु के लक्षण नहीं मिलेंगे। वो जो 10 टीचर इन्हें पढ़ा रहे हैं, इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो उन 10 लोगों के लिए ये बच्चा क्या है, एक सब्जेक्ट मैटर है जिसे उन्हें सिखाना है। तो ये जो टेंडेंसी है इसको हम बोलते हैं स्कूल। तो स्कूल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट व्यूज ऑन द सेम टॉपिक रिलेटिंग टू सेम सब्जेक्ट मैटर। इस एक बच्चे को 10 लोग अपना ज्ञान दे रहे हैं। वो 10 लोग अलग अलग विषयों से, अलग अलग रास्तों से इस तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वो सारे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मैटर तक पहुंच रहे हैं। इसलिए उन्हें हम एक स्कूल का पार्ट मान लेंगे। मैं आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूं बच्चों, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे कि ऑस्टिन ने क्या कहा, कैल्सन ने क्या कहा, और जब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैल्सन जो है वो ऑस्टिन के अगेंस्ट था, लेकिन फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस स्कूल में ऑस्टिन है उसी स्कूल के अंदर कैल्सन है, तो मेरी बात को समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे स्कूल का मतलब आपके या मेरे उस स्कूल से नहीं है जिनमें हम पढ़ते हैं। यह स्कूल का मतलब एक ऐसी विचारधारा से है जिससे लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ जाते हैं। चलिए हम 1 by 1 बात करते हैं। ये बड़ी फिलॉसफी है। लस्की जो है वो ये कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज आई ऑफ लॉ, कि विधि शास्त्र जो है वो विधि का नेत्र है। सामंत भाई साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज ग्रामर ऑफ लॉ, ये तो विधि का व्याकरण है। कुछ लोग ये कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ लॉ, ये तो विधि का दर्शन है। अब हमारे सामने 2 चीजें हैं, 2 बातें हैं। व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज द मेथड टू नो व्हाट इज लॉ। कानून क्या है
और कानून को जानने का तरीका क्या है। लो भाई, हमने एक्स से पूछा, भाई आप बताओ कानून क्या है। तो एक्स ने कहा कि भाई कानून वो है जो उस ऑलमाइटी ने बताया है। लॉ इज व्हाट द फादर सेज। कानून वो है जो उस परमात्मा ने बताया है। कानून वो है जो चर्च में जो फादर हैं उन्होंने बताया है। तो हमने एक्स की बात पे विश्वास कर लिया, हाँ भाई एक्स बिल्कुल सही कह रहा है। तो एक्स ने हमें क्या कहा कि कानून वो है जो चर्च बता रहा है, जो चर्च में फादर हैं वो बता रहे हैं। और फादर का सीधा कनेक्शन है ऑलमाइटी से, परमात्मा से, परमेश्वर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक डिवाइन स्पिरिचुअलिज्म की जो कंसेप्ट थी, हमने एक डिवाइन लॉ को लॉ मान लिया, बिना किसी रीजनिंग के, बिना किसी तर्क के, बिना किसी लॉजिक के। हमने ये मान लिया कि व्हाट द फादर सेज इज लॉ, बिकॉज फादर इज एन एजेंट ऑफ द ऑलमाइटी। मंदिर में बैठा पुजारी जो हमें कह रहा है हमारे लिए वही कानून है, और वो फादर, वो पुजारी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अगर पेड़ के पत्ते का रंग हरा है तो हरा ही रहेगा, वो नेचुरल है तो नेचुरल है। सब जगह धरती पे कहीं चले जाओ, आपको सिर्फ उसी एक ऑलमाइटी की सत्ता मिलेगी, उसी का राज्य मिलेगा। चलिए, फिर हमने वाई से पूछा, भाई बता कानून क्या है। वो कहता है यार ये तो जो एक्स ने बताया ना, ये तो बिल्कुल ही बकवास है। किसी ने देखा है क्या ऑलमाइटी को? तो जब ऑलमाइटी को किसी ने नहीं देखा तो ये कैसे, जो फादर जो कह रहे हैं उस बात को हम कैसे कानून मान ले? नहीं, व्हाट द फादर सेज इज नॉट द लॉ। तो हमने पूछा भाई आप बता दो लॉ क्या है। अब देखिए वाई एक्स की टांग खींच रहा है। अब वाई हमें क्या बता रहा है? वाई हमें कह रहा है व्हाट द सॉवरन सेज इज लॉ। जो संप्रभु कह दे बस वही कानून है। अब तो हमारी आंखें खुल गई, क्योंकि अब तक तो हम ये मान के चले थे कि चर्च में जो फादर है उन्होंने जो कहा है वो हमारे लिए कानून है। और अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा राजा, हमारा संप्रभु, हमारा सॉवरन जो कह रहा है हमारे लिए वो ला है। हमें इस भाई वाई की बात थोड़ी सही लगी, क्योंकि आज अगर मैं राजा की बात नहीं मानूंगा तो राजा मुझे पनिश करेगा, मुझे जेल में डाल देगा, हो सकता है मुझे फांसी चढ़ा दे। तो इसका मतलब आज अगर मैंने फादर की बात नहीं मानी, किसको पता लगा? लेकिन अगर मैं मेरे राजा की बात नहीं मानता हूं तो पनिशमेंट मिलेगा। तो मुझे इस वाई की बात सही लगी। भाई क्या कहता है? लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शन, कि विधि संप्रभु का समादेश है जिसके पीछे अनुशस्ति है। मुझे ये बात थोड़ी ज्यादा ठीक लगी। लेकिन ये देखो जी, एक सी और आ गया। ये कहता है भाई ये ए और बी ने जो कहा है या एक्स और वाई ने जो कहा है ये तो बिल्कुल ही गलत है। कौन सा सोवरन, कैसा सोवरन? भाई एक ग्रहण नॉर्म होता है, एक मानक होता है, मूल मानक। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है। तो राजा आता रहेगा, जाता रहेगा, सत्ता आती रहेगी, जाता रहेगी, पर वो जो मूल मानक है ना वो कभी नहीं बदलता। तो ये जो मूल मानक जो कहेगा ना हमारे लिए, तो वो कानून है। संप्रभु कौन होता है? हमने कहा यार भाई बात तो इसकी भी सही है, बात तो इसकी भी सही है। लो जी, डी और आ गया। वो कहते यार क्यों बेवकूफ बना रहे हो आप सारों को? आपका जो संप्रभु है, क्या इससे पहले कानून नहीं होते थे क्या? आपका ये जो ग्रहण नॉर्म है, क्या ये बेसलेस है क्या? इसका कोई बेस नहीं है क्या? ग्रहण नॉर्म जो है, ये मूल मानक जो है, जिसके बेस पे आप कानूनों की व्याख्या कर रहे हो, क्या इसका कोई आधार नहीं है क्या?
राजा से पहले भी कानून थे, इस मूल मानक के आने से पहले भी कानून थे। वो कानून क्या थे? क्या किन बातों को हम मानते थे? वो थी हमारी परंपराएं, हमारी कस्टम्स। तो ये लो जी, डी तो भाई बिल्कुल ही अलग बात कह रहा है। ये डी तो कह रहा है कि भाई आप देखो, जो हमारी परंपराएं है ना, एक्चुअल में वही हमारी कानून है। बात तो हमें डी की भी सही लगी। ये भाई डी तो सही कह रहे हैं। आज भी हमारी शादियों के लिए जो कानून हैं वो आज के नहीं बने, वो किसी संप्रभु ने नहीं बनाए, सदियों से चलते आ रहे हैं। आज भी कुरान को पढ़ने का तरीका, गीता को पढ़ने का तरीका किसी कानून में नहीं है। हमें वही चीजें माननी है जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे फोरफादर्स ने हमें बताई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हकीकत तो ये है कि जो हमारी परंपराएं हैं वो हमारे लिए कानून है। अभी डी की बात पूरी हुई नहीं कि ई आ गया कि यार क्यों भाई तुम ऐसे ही दिमाग खराब कर रहे हो लोगों का। अब एक चीज देखो, इंजीनियर बड़ा है कि उसने जो काम किया है वो बड़ा है। तो हमने कहा भैया देखो, इंजीनियर तो इंजीनियर होता है, अब क्या पता उसको कितनी नॉलेज है। उसने जो काम किया है ना, एक्चुअल में उसके काम के बेस पे ही तो उसकी क्वालिटी का पता चलेगा। तो ये जो भाई है ई, ये देखो क्या कह रहा है, कहते हैं भाई आप ना ये सारी बातें भूल जाओ, कौन संप्रभु है, कौन फादर है, क्या चर्च कह रहा है, क्या राजा कह रहा है, क्या आपका मूल मानक ग्रैंड नॉर्म कह रहा है, क्या आपकी कस्टम्स कह रही है, ये सब बातें भूल जाओ। अब तो सिर्फ एक बात ध्यान रखो, इस सोसाइटी में बहुत सारे इंटरेस्ट्स हैं, हित हैं। कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, सोशल इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, रिलीजियस इंटरेस्ट है, बहुत सारे इंटरेस्ट्स हैं। और हमारे इन इंटरेस्ट में क्या होता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्शंस भी होता है। आप देखिएगा रिजर्वेशन है ना, तो कई बार कॉन्फ्लिक्शंस भी होता है। तो हर वो बात, चाहे वो संप्रभु ने कही है, चाहे वो मूल मानक से आई है, चाहे वो हमारी परंपराओं का हिस्सा है, हर वो बात जो हमारे इन कॉन्फ्लिक्टेड इंटरेस्ट्स में, हमारे इन हितों में सामंजस्य स्थापित कर दे, इनमें बैलेंस क्रिएट कर दे, हमारे लिए तो वो कानून है। अब भाई ई ने जो बात कही ना, वो तो बिल्कुल फिट बैठ गई। ई ने ये नहीं कहा कि आप किसी को अवॉइड करो, ई ने सिर्फ ये कहा कि वी आर टू सी द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लॉ। बात तो ठीक है भाई। अल्लो जी, अभी ई की बात खत्म हुई नहीं थी, एफ और आ गया। कहते एक बात बताओ, आप चाहे संप्रभु की बात मान लो, आप चाहे चर्च की बात मान लो, आप चाहे कस्टम्स को मान लो, आप चाहे बैलेंसिंग थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दो, पर अगर किसी ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, आज की तारीख में अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये कानून वॉइड है, तो बताओ कौन सा कानून है। तो असल में कोई कानून है या नहीं है, ये कौन बताएगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। हमने माथा पकड़ लिया, भाई यार बात तो ये भी सही है। एक ये कह रहा है कि जो फादर ने कहा है वो लॉ है, एक ये कह रहा है जो सॉवरन कह दे वो लॉ है, एक ये कह रहा है कि जो ग्रैंड नॉर्म कह दे वो लॉ है, एक ये कह रहा है कि जो हमारी कस्टम्स कह दे वो लॉ है, एक ये कह रहा है कि नहीं जो हमारे इस सोशल इंजीनियरिंग में बैलेंस क्रिएट करे, जो इस सोशल इंजीनियरिंग को रन करे वो लॉ है। और फिर एक जो है वो लास्ट में ये कह रहा है व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज इज लॉ। वास्तविकता में रिलेटिविटी, जो रियलिज्म है वो ये है। तो बच्चों, सब लोग अपने अपने हिसाब से दो चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। एक तो ये कानून क्या है, दूसरा ये कि उस कानून को जानने का तरीका क्या है। तो ये जो ABCDEFG, अब मैंने आपको ये जितने भी लोग बताए हैं, ये लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर टेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं व्हाट द फादर सेज इज लॉ,
ये सभी के सभी नेचुरल लॉ थिंकर्स हैं, प्राकृतिक विचारधारा के समर्थक। समझिएगा मेरी बात को। अगर कुछ जो लोग ये कहें कि जिस तरह से प्रकृति के जो नियम हैं, जो पौधा है उसकी जड़ है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, ये जो प्राकृतिक बातें हैं एक्चुअल में यही तो लॉ है। तो आप कहीं भी चले जाओ आपको लॉ की कंसेप्ट यूनिवर्सल मिलेगी। और ये लॉ ह्यूमन मेड नहीं होता, ये तो उस ऑलमाइटी ने बताया है। हम हिंदू शास्त्र की बात करें तो हमारे जो वेदास हैं सभी देवी देवताओं के लिखे हुए हैं, सभी परमेश्वर ने, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इन्होंने बताए हैं, ऐसा मानना है। अगर हम मुस्लिम लॉ में चले जाए, मुस्लिम शास्त्र की बात करें तो जो कुरान में लिखा है, जो शरीयत में लिखा है, वो सब क्या है? अल्लाह के दूत मोहम्मद पैगंबर ने बताया है। ये सब क्या है? सब नेचुरल है, जिनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप किसी भी दुनिया के किसी भी धर्म में चले जाएं, वो सब आपके नेचुरल लॉ के पार्ट है। तो इसका मतलब चर्च में बैठा जो फादर है, जो पादरी है, वो जो बात हमें बता रहा है वही कानून है और ये बड़ी नेचुरल है। तो बच्चों, जितने भी लोग चाहे अलग अलग टाइम्स में, वो भले एक दूसरे को नहीं जानते, किसी भी तरीके से अगर वो डिवाइन लॉ को ही लॉ मानते हैं तो ऑल दीज आर रिलेटेड विद द नेचुरल लॉ स्कूल। तो आप देखिएगा मैंने कुछ नाम लिखे हैं जो आपको याद करने हैं। नेचुरल लॉ थिंकर्स में प्लेटो है, अरस्तु है, सिसरो है, सेंट ऑगस्टाइन है, सेंट एक्विनास है, पियोंड्रोफ है, थॉमस हॉब्स, स्टैमलर, जॉन रॉल्स, फुलर, जॉन लॉक, रूसो, इमैनुअल कांट। ये बहुत सारे आपको नाम ऐसे मिलेंगे जिन लोगों ने अलग अलग समय अपने हिसाब से बात कही, लेकिन बाय एंड लार्ज जो हमारे सामने निचोड़ आया वो ये आया कि सभी कहीं ना कहीं उस परमात्मा को ही बेसिक सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं। तो ये सारे के सारे जो थिंकर्स हैं बच्चों, ये सब आपके नेचुरल लॉ थिंकर्स हैं। अब आप देखिएगा 18th सेंचुरी के लास्ट में, या हम यूं कहें कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में, जर्मी बेंथम नाम के एक अंकल जो हैं वो दुनिया में आते हैं सामने, और वो ये कहते हैं इन नेचुरल लॉ थिंकर्स से, वेयर इज योर ऑलमाइटी, टेल मी, कहां है आपके परमात्मा, मुझे दिखाओ कैसे उन्होंने आपको लॉ बताया। एवरीबडी वॉज साइलेंट, सारे चुप हो गए। तो जब तक जर्मी बेंथम की बात लोगों को समझ में नहीं आई, तब तक तो यही माना जाता रहा कि चर्च ने अगर कह दिया कि 2 और 2 5 है तो हमारे लिए तो भैया 2 और 2 5 है। लेकिन जब हमने जर्मी बेंथम की बात सुनी तो जर्मी बेंथम ने, जिन्हें हम फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, याद रखिएगा, जर्मी बेंथम फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो जर्मी बेंथम जो है, इन्होंने ये कहा कि आप जिस नेचुरल लॉ की बात कर रहे हैं, इट वाज नथिंग बट मेरे सिल्ट नॉनसेंस, ये बिल्कुल बेकार की बात है। मैं नहीं कह रहा, जर्मी बेंथम ने कहा था कि आप मेरा नाम लगा दो। तो जर्मी बेंथम ने जब ये कहा कि ये तो सिल्ट नॉनसेंस है, तो हमने पूछा भाई तू बता दे क्या है लॉ। तो वो भाई साहब बोले कि जो सॉवरन है उसका जो आदेश है, उसकी जो कमांड है, हमारे लिए तो वो लॉ है। और जर्मी बेंथम ने तो सॉवरन को भी एडवाइस दे दी कि आपको कानून ऐसे बनाने चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख प्रदान कर सके। इसीलिए जर्मी बेंथम के इस कंसेप्ट को हम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता का सिद्धांत बोलते हैं। जर्मी बेंथम, जिन्होंने नेचुरल लॉ का घोर विरोध किया, एक जगह उन्होंने यहां तक लिख दिया कि नेचुरल लॉ इज ए सन हैविंग नो फादर। अब आप देखिएगा, जब कोर्ट में बहस चल रही है
तो एक वकील साहब दूसरे वकील साहब के जो फैक्ट्स हैं उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं, वकील साहब के नहीं, उनके जो फैक्ट्स हैं उनकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ये जो सब्जेक्ट है वो हमें आर्ग्यूमेंट्स करना सिखाता है। जेरेमी बेंथम के सामने जितने भी नेचुरल लॉ थिंकर्स थे वो सब चुप हो गए। तो जेरेमी बेंथम ने एक नया रास्ता दिखा दिया, एक नया तरीका हमें दिखा दिया लॉ को समझने का, लॉ को जानने का। इससे पहले हम सिर्फ ये मान के चलते थे कि व्हाट द फादर सेज इज लॉ, बस, नथिंग एल्स। अब जो बेंथम है, इनके बाद फिर हम बात करते हैं ऑस्टिन की, जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन जो है, इन्होंने भी नेचुरल लॉ थिंकर्स जो है उनका विरोध किया। जॉन ऑस्टिन जो है, उन्होंने ये कहा कि एक्चुअल में सोसाइटी में दो तरह के लॉ चलते हैं, एक डिवाइन लॉ और एक ह्यूमन मेड लॉ। जो डिवाइन लॉ है, यानी कि जो नेचुरल थिंकर्स कह रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वी आर ज्यूरिस्ट्स, हम विधि शास्त्री हैं, हमें विधि शास्त्र के अंदर किन बातों का अध्ययन करना है, हमें इस डिवाइन लॉ को स्टडी नहीं करना, क्योंकि हम इसे चेंज तो कर नहीं सकते और एक्चुअल में ये लॉ है ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने इस डिवाइन लॉ को ज्यूरिस्प्रूडेंस से हटा दिया। उसके बाद में वो कहते हैं जो ह्यूमन मेड लॉ है उसमें भी दो चीजें हैं, एक तो कस्टम्स, ये भी ह्यूमन मेड लॉ है, लेकिन कस्टम्स भी वो तो एक नॉर्म्स है हमारे, कस्टम एक वो सिद्धांत है, वो तौर तरीके हैं हमारे जिनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो जब हम ना तो चेंज कर सकते हैं ना ही चैलेंज कर सकते हैं, तो फिर उनकी स्टडी करें क्यों? तो जॉन ऑस्टिन ने कस्टम्स को भी हटा दिया, पीछे बचा ऐसे ह्यूमन मेड लॉज जो एक पॉलिटिकल सुपीरियर, पॉलिटिकली इंफीरियर लोगों के लिए यूज करता है। मतलब कुछ ऐसी गाइडलाइंस, कुछ ऐसे ऑर्डर्स जो एक पॉलिटिकल सुपीरियर अपने पॉलिटिकल इंफीरियर के लिए क्रिएट कर रहा है। ये जो बातें हैं हमें इसी को लॉ मानना है। तो जो एक नई बात हमारे सामने आई जो ऑस्टिन ने हमें बताई, लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शन। अब आप कहोगे कि सर ये बात तो बेंथम ने भी कही थी। बिल्कुल, यू आर राइट। पर बच्चों, बेंथम की जो बात थी, बेंथम का जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी था, वो तो बहुत पब्लिश हुआ, फेमस हुआ, लेकिन बेंथम की ये जो बात थी कि लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरन, ये बात ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। लेकिन जब यही बात ऑस्टिन ने अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में कही, ऑस्टिन वाज एन आर्मी ऑफिसर एंड लेटर ऑन ही बिकेम ए लॉ प्रोफेसर। तो यही बात जब ऑस्टिन ने कही, ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, इस तरह की एक किताब उन्होंने लिखी जिसमें उनके लेक्चर्स थे, तो जब ऑस्टिन ने ये बात कही तो ये बात वर्ल्ड वाइड हो गई। बाद में हमें पता चला कि ये बात तो ऑलरेडी बेंथम कह चुके थे, लेकिन नाम तो अब ऑस्टिन का हो गया। और ऑस्टिन ने ये जो एक विचारधारा थी कि संप्रभु का समादेश ही कानून है, हमारा राजा जो कहता है, हमारी स्टेट जो कहती है, हमारे लिए कानून है, एक्चुअल में इस बात को इस्टेब्लिश करने का जो सबसे बड़ा योगदान था वो ऑस्टिन का था। इसीलिए याद रखिएगा बच्चों, ऑस्टिन इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो बेंथम को तो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस, फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, और ऑस्टिन जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस है। तो ऑस्टिन ने हमें ये दो बातें बताई, एक तो ये कि जो पॉलिटिकली सुपीरियर से पॉलिटिकली इंफीरियर की तरफ जो बातें जा रही हैं वो एक कमांड की फॉर्म में है, और वो जो पॉलिटिकली सुपीरियर है ना, एक्चुअल में वो सॉवरन है। अगर आप इस सॉवरन की बात नहीं मानोगे, देन ही विल मीट यू विद एन एविल, आपके वो आपको मिलेगा और आपको दंड देगा। अब ऑस्टिन की बात की अगर हम प्रैक्टिकल वैल्यू देखें तो आज अगर आप कानून नहीं मानते तो आपको पनिश किया जाएगा।
और वो कानून कोई आपकी पब्लिक ओपिनियन पर बेस्ड नहीं है। जीएसटी आया कोई आपसे पूछ के नहीं आया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया कोई आपसे पूछ के नहीं आया। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो आपसे पूछ के नहीं बनाए गए। तो बात देखी जाए तो ऑस्टिन की बिल्कुल सही थी कि लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, का एक कमांड है जिसको आप मानोगे तो ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो दंड मिलेगा। अब हमने पूछा कि भाई तेरी बात तो ठीक है, लेकिन इसको जानने का तरीका क्या है? तो भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई। वो कहते हैं जो हमारा सॉवरेन है उसकी हर बात हमारे लिए कमांड नहीं होती, सिर्फ वही बात उसकी कमांड होगी जिसके पीछे सैंक्शन यानी कि दंड होगा, अनुशस्ति होगी। इसका मतलब ये बात भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, जिसके पीछे दंड है वो कानून है, बाकी कानून नहीं है। और यूं एक एक बात को तार तार करके देखना, इसी को बोलते हैं बच्चों एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण करना। इसीलिए ऑस्टिन के स्कूल को, यानी कि ऑस्टिन की विचारधारा को हम एनालिटिकल स्कूल कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस वी आर टू नो व्हाट द लॉ इज। तो दो बातें बताई, यही बातें दोनों बेंथम ने बताई थी, यही बातें दोनों ऑस्टिन ने बताई कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन एंड द क्राइटेरिया, द मेथड वी हैव टू अप्लाई एंड दैट इज analysis. That's why Bentham and Austin are the supporters of analytical school. अब यहां पे राजा ने कोई बात कही है, सॉवरेन ने कोई बात कही है, आप अगर उसको नहीं मानते तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो ये बात हम साबित भी कर सकते हैं। तो जिस बात को साबित किया जा सकता है कि ये बात सॉवरेन ने कही है, आज हमारे एक्ट्स आए हैं पार्लियामेंट के थ्रू, हम साबित कर सकते हैं कि ये बात पार्लियामेंट के इस एक्ट में लिखी हुई है। तो जिस चीज को हम साबित कर सकते हैं, जिसका हम प्रमाण दे सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रमाणवादी विचारधारा। इसीलिए बच्चों ऑस्टिन और बेंथम की ये जो कंसेप्ट है उसको हम एनालिटिकल स्कूल भी बोलते हैं, इसी को हम पॉजिटिव लॉ भी बोलते हैं, और इन दोनों को मिला के हम इसी को एनालिटिकल पॉजिटिविज्म भी बोलते हैं। अब फिर आइए हम बात करते हैं कैल्सन की। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो वियना लॉ यूनिवर्सिटी है, वहां पे एक प्रोफेसर हैं कैल्सन। कैल्सन ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ रहे हैं, अपने साथियों के साथ बैठे हैं, कह रहे हैं यार मेरे को ये बात जमी नहीं। दोस्तों ने पूछा कि भाई फिर सही क्या है? कि अगर हम सॉवरेन के कमांड को लॉ मान लें तो सॉवरेन की जो कमांड है वो खाली लॉ थोड़ी है। दैट वाज नॉट एन आउटकम ऑफ लॉ। उसमें तो उसकी सोशियोलॉजी भी आ गई, उसका पॉलिटिकल जो एटीट्यूड है वो भी आ गया, उसकी जो पावर ऑफ मर्सी है, पावर ऑफ काइंडनेस है वो भी आ गई, उसके जो मोरल्स हैं, जो उसके एथिक्स हैं वो भी उसमें इंक्लूड हो गए। तो अगर हम किसी सॉवरेन की कमांड को स्टडी करें ज्यूरिस्प्रूडेंस में, तो इसका मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉ प्योरली, हम विशुद्ध विधि की बात तो कर ही नहीं रहे। तो कैल्सन ने ऑस्टिन की जो विचारधारा थी उसमें कमियां निकाली। कुछ लोगों ने तो यहां तक भी कहा कि ये तो एक सर्कुलर रीजनिंग है, ऑस्टिन की जो विचारधारा वो एक सर्कुलर रीजनिंग है, ये तो घुमा रहा है अपने आप को। इससे पूछो भाई सॉवरेन कौन है, तो वो कहेगा जो कमांड देता है। उससे पूछो भाई कमांड क्या है, तो कहे जिसके पीछे अनुशस्ति यानी कि सैंक्शन है। और उससे पूछो कि भाई सैंक्शन कौन लगाता है, जो सॉवरेन है, तो ये तीनों में घूमता रहेगा। कैल्सन ने ऑस्टिन की विचारधारा का विरोध करते हुए ये कहा कि सबसे पहले तो हमें लॉ को बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे अलग करना चाहिए। लॉ से हमें एथिक्स अलग कर देना चाहिए, मॉरलिटी को अलग कर देना चाहिए, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसको अलग कर देना चाहिए, सोशल एस्पेक्ट है उसको अलग कर देना चाहिए। जो प्योरली हमारे पास लॉ आएगा हमें उसकी स्टडी करनी चाहिए। लो जी, जैसे ही कैल्सन ने ये बात कही, दुनिया भर में तालियां बजी, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही कि हम
ज्यूरिस्ट हैं, हम लॉ थिंकर्स हैं, हम लॉ की बात करें, बाकी सब्जेक्ट्स की हम क्यों बात करें। लेकिन जब हमने केल्सन भाई साहब से ये पूछा कि भाई साहब आप ये तो बताओ तरीका क्या है कि बाकी सब्जेक्ट्स को अलग करके हम सिर्फ लॉ की स्टडी करें, तो भाई साहब ने आज तक वो तरीका नहीं बताया। इसलिए केल्सन के बारे में ये कहा जाता है कि केल्सन जो है वो एक ऐसी परीक्षा में फेल हो गए जिसमें वो एक अकेले उम्मीदवार थे, एक अकेले स्टूडेंट थे। तो लॉ को बाकी सब्जेक्ट से अलग करना बिल्कुल उसी तरह से है बच्चों, जैसे एक भूसे के ढेर से सुई ढूंढना। लेकिन फिर भी एक कंसेप्ट हमारे सामने अच्छी आई कि लॉ को हमें बाकी सब्जेक्ट से सेपरेट करके स्टडी करना चाहिए। तो लॉ के साथ अगर आप मर्सी, सोशलिज्म, इन चीज़ों को अगर आप स्टडी करोगे तो इसका मतलब आप तो लीगल एस्पेक्ट के साथ साथ में सोशल थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स एटसेट्रा सब कुछ आप मानेंगे। चलो फिर हमने उसको कहा भाई चल ठीक है, ये बात तो तेरी मान ली, अब एक्चुअली में तो ये भी तो बता दे भाई लॉ क्या है। तो केल्सन भाई साहब ये कहते हैं कि लॉ इज ए डीसाइक्लोजाइज्ड कमांड। तो केल्सन, अगर हम ऑस्टिन की बात करें तो साइकोलॉजाइज्ड कमांड एक मनोवैज्ञानिक, एक मनोविज्ञानीय विचारधारा, लेकिन केल्सन ये कहते हैं ये तो एक डीसाइकोलॉजाइज्ड कमांड है, इसमें मनोविज्ञान की कोई जगह नहीं है। फिर हमने कहा भाई अब तो जूरिस्प्रूडेंस भी बता दे क्या है। तो उन्होंने कहा जूरिस्प्रूडेंस इज स्टडी ऑफ नॉर्म्स। अब ये एक नई रामायण होगी, क्योंकि अभी तक ये नॉर्म वर्ड किसी ने नहीं बोला था, केल्सन ने बोल दिया कि ये स्टडी ऑफ नॉर्म्स। अब हमने कहा गुरुजी आप ये भी बता दो ये नॉर्म्स क्या है। तो उन्होंने कहा देयर आर टू नॉर्म्स, एक ग्रंड नॉर्म, ग्रंड GRUND, ग्रंड नॉर्म, 99% लोग इसको ग्राउंड नॉर्म बोल देते हैं, ग्रंड नॉर्म जिसको बोलते हैं मूल मानक, और फिर दूसरे अदर नॉर्म्स। तो ये जो नॉर्म्स है ना इसकी स्टडी ही लॉ है। हमने कहा यार बात समझ में नहीं, थोड़ा क्लियर कर। तो केल्सन ने क्या बताया कि अगर हम इंडियन रेफरेंस की बात करें तो जैसे हमारी पार्लियामेंट जो कह दे हमारे लिए वो कानून है। पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए हैं, पार्लियामेंट ने जो बेसिक लॉ क्रिएट किया है, बाकी जितने भी लॉ हैं वो उसी लॉ के अकॉर्डिंग ही क्रिएट होंगे। तो हमारे पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया हमारे लिए, कॉन्स्टिट्यूशन। अब जितने भी देश में कानून बनेंगे वो सारे के सारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं चलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्रैंड नॉर्म हो गया, और बाकी जितने भी लॉज हैं, चाहे आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करो, चाहे आप सेल ऑफ गुड्स की बात करो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करो, जितने भी हमारे लॉज हैं, इवन इंडियन पैनल कोड की बात करो, जितने भी हमारे लॉज हैं वो लॉज कभी भी इस ग्रैंड नॉर्म, इस ये जो मूल मानक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अगेंस्ट नहीं हो सकती। अब कोई भी कानून जो हमारे इस ग्रैंड नॉर्म के अगेंस्ट होगा वो नल एंड वॉइड होगा। लो जी, इतना खुश हुई जनता कि इसने भाई ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। फिर हमने उससे पूछा भाई साहब अब एक तरीका और बता दो। तो तरीका उन्होंने क्या बताया, हर बात ग्रैंड नॉर्म की कानून नहीं होती। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। तो इसका मतलब यहां पर भी हमें हर बात के पीछे कारण देखना पड़ेगा। अब हमें बात में समझ में आई कि भाई जो ऑस्टिन ने सॉवरेन का नाम लिया था, केल्सन ने उसकी जगह ग्रैंड नॉर्म का नाम ले लिया। ऑस्टिन ने भी ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस बताया था कि कानून कैसे जानना है, कैसे कानून तक पहुंचना है। केल्सन भी तो वही बात कर रहा है। तो भले ही केल्सन ने ऑस्टिन का विरोध किया, लेकिन केल्सन की जो डेफिनेशन है, केल्सन का जो कानून को जानने का तरीका है, वो बिल्कुल वही है जो ऑस्टिन का या बेंथम का था। इसलिए हमने केल्सन को भी उठाया और एनालिटिकल स्कूल का एक पार्ट मान लिया। चलिए बच्चों, अब एंट्री होती है सेवनी की। सेवनी जो है, इन्होंने ये कहा, एक्चुअल में सेवनी के सामने एक सिचुएशन थी। नेपोलियन के मरने के बाद उसके राज्य में
जर्मनी में कौन सा कानून जो है वो अप्लाई किया जाए, एक बहुत बड़ी समस्या थी। कुछ लोग बैठ के रोमन लॉ जो है उसको अप्लाई कर रहे थे, कोडिफिकेशन का काम चल रहा था। सेवनी ने इसका विरोध किया। सेवनी ने यह कहा कि भाई कुछ 2-4 लोग मिलके, कुछ 500-400 लोग मिलकर लाखों लोगों की जो इनर कॉन्शियसनेस है उसको कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों लोग क्या चाहते हैं, चंद लोग बैठकर कानून बनाने वाले उन लोगों की भावनाओं को नहीं समझ सकते। इसका मतलब आज अगर आप लोगों ने बैठ के उन लाखों लोगों के लिए कानून बनाया, ये जो कोडिफिकेशन आप कर रहे हो, ये अगर कानून बनाया तो उन लाखों लोग, जरूरी नहीं है कि उन लाखों लोगों की फेवर में जाए। तो सेवनी ने कोडिफिकेशन का विरोध किया और सेवनी ने यह कहा कि एक्चुअल में नेपोलियन से पहले जर्मनी या इसके आसपास के इलाकों में जो कानून चल रहा था हमें उसी को मानना चाहिए, और वो कानून था हमारी कस्टम्स, हमारी परंपराएं। तो अगर हमें हमारे आज को संवारना है तो हमें हमारा पास्ट देखना पड़ेगा। हमारे पास्ट से लेके आज तक जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, एक्चुअल में उन्हीं को हमें लॉ के फॉर्म में क्रिएट करना चाहिए। तो हमें नए लॉ नहीं बनाने चाहिए। तो इस तरह से सेवनी ने कस्टम्स को बेसिक लॉ माना। सेवनी का यह मानना था कि दीज कस्टम्स आर नॉट एन आउटकम of a single event. Law dwells like a language. These customs are part of inner consciousness. ये जो हमारी अंतस चेतना है, ये जब सामने आती है तो कस्टम्स बनती है। तो सेवनी ने ये कहा कि अगर हमें लॉ को देखना है तो हमें हमारी हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। हिस्ट्री में जाओ और देखो कि कौन कौन सी बातें तब से लेके आज तक चली आ रही हैं बिना किसी तर्क के। तो यहां पे अगर हम सेवनी की बात माने, जो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो सॉवरेनिटी के कंसेप्ट को अवॉइड कर रहे हैं, वो नेचुरल लॉ को अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि वो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है, वो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट है, वो कस्टम्स को लॉ मानते हैं। और कस्टम्स हमें किससे जोड़ती है? हमारे पास्ट से जोड़ती है। तो इसलिए हमने सेवनी को हिस्टोरिकल स्कूल का पार्ट मान लिया। तो लो बच्चों, एक नेचुरल लॉ स्कूल आया, फिर एक हमारा एनालिटिकल स्कूल आया, और अब एक नया स्कूल क्रिएट हो गया, हिस्टोरिकल लॉ स्कूल। अब यहां पे ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं था कि पहले नेचुरल आया और उसके बाद में आपका एनालिटिकल आया और उसके बाद में आपका हिस्टोरिकल आया। एक्चुअल में नेचुरल के अगेंस्ट एनालिटिकल और हिस्टोरिकल एक साथ क्रिएट हुए हैं। तो दोनों कहीं ना कहीं नेचुरल लॉ के अगेंस्ट थे, लेकिन जब इनकी विचारधारा को कंक्लूसिवली हमने देखा तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट भी थे। उसके बाद में फिर अच्छा, यहां पे एक और आपको बात बताऊं। सेविग्नी के एक स्टूडेंट थे, पुस्चा, PUCHTA इस तरह का नाम था। उन्होंने अपने गुरुजी यानी कि सेवनी की जो बात थी कि लॉ जो है वो कस्टम्स जो है वही हमारी लॉ है, एंड कस्टम्स आर एन आउटकम ऑफ इनर कॉन्शियसनेस। तो पुस्चा ने इस बात को एक नाम दिया वोल्काजिस्ट थ्योरी, जिसको बोलते हैं अंतस चेतना का सिद्धांत। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि वोल्काजिस्ट थ्योरी नाम किसने दिया था। फिर एंट्री होती है हेनरी मैन की। हेनरी मैन जो है वो ये कहते हैं कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि सॉवरन क्या है, नेचुरल लॉ क्या कहता है। एक्चुअल में हमें लॉ जो है उसकी मूवमेंट देखनी चाहिए, और लॉ की जो मूवमेंट है वो हमेशा स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट रही है अब तक। मतलब जब उन्होंने हेनरी मैन ने ये बात कही थी उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि अब तक लॉ की जो मूवमेंट रही है वो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट रही है।
तो वो कहते हैं अगर आपको लॉ को समझना है ना, तो आपको लॉ का डेवलपमेंट समझना पड़ेगा। वही बात होगी, लॉ डेवलप्स लाइक ए लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को आपने खींच के बड़ा कर दिया। लैंग्वेज को एक दिन में नहीं बनती, उससे से लॉ भी एक दिन में क्रिएट नहीं हुआ। तो यहां पर भी जो हेनरी मैन है वो कहते हैं कि अगर आप आज का अगर लॉ देखना है तो आपको पास्ट में जाना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री की बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम हेनरी मैन को भी उठा के कहां रख देते हैं, हिस्टोरिकल स्कूल में रख देते हैं। अब हेनरी मैन जो है, इनकी बात समझिएगा, इन्होंने क्या कहा, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, कि पहले दुनिया में जो कानून बनते थे वो स्टेटस के हिसाब से बनते थे कि साहब ये जमींदार है, इसके पास इतना पैसा है ना, तो उसके हिसाब से कानून बनते थे। ये घर का मुखिया है, उसके हिसाब से कानून बनते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी एक इंडिविजुअल रिस्पेक्ट क्रिएट हुई और बाद में एक आदमी को देख के, उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी को देख के कानून बने। इसलिए जो लॉ की मूवमेंट है वो स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ है। लेकिन इन सारी बातों में जो मेन थीम थी उनकी वो ये थी कि वी आर टू कंसिडर कस्टम्स एज लॉ। तो हेनरी मैन पे हम कभी पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हेनरी मैन की जो कंसेप्ट है स्टैटिक सोसाइटी और प्रोग्रेसिव सोसाइटी की, जिसमें वो डिफरेंट स्टेजेस बताते हैं स्टैटिक सोसाइटी और प्रोग्रेसिव सोसाइटी की, वो हम एक पूरा क्वेश्चन देखेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे ये देखें कि सेवनी और हेनरी मैन दोनों हिस्टोरिकल स्कूल के थिंकर्स हैं। लो जी, उसके बाद में फिर एंट्री होती है रॉस्को पाउंड की। रॉस्को पाउंड ये कहते हैं कि भाई ये सब फालतू की बातें हैं। सॉवरन क्या कहता है, ग्रैंड नोम क्या कहता है, हमारी कस्टम्स क्या है। बहुत सारी ऐसी कस्टम्स हैं जो पहले थी, आज नहीं है। बहुत सारी ऐसी कस्टम्स हैं जो आज हैं लेकिन वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सॉवरन नहीं कहता फिर भी है, और फिर सॉवरन है कौन, ये कौन डिसाइड करेगा। तो आज की तारीख में हम किसको लॉ माने। तो रॉस्को पाउंड भाई साहब को हमने कहा भाई आप बताओ। तो रॉस्को पाउंड ने दो बातें बताई। एक तो ये कि लॉ जो है उसका रिलेशन सोसाइटी से है, जंगलों से नहीं है। लॉ आपको सोसाइटी में मिलेगा, जंगलों में नहीं मिलेगा। और सोसाइटी के अंदर लॉ के साथ साथ में हमें डिफरेंट इंटरेस्ट्स मिलेंगे। तो जो ईयरिंग की थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट थी उसी पर बेस्ड रॉस्को पाउंड ने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ये जो हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारे डिफरेंट इंटरेस्ट्स हैं, इनमें कॉन्फ्लिक्शन आता है, और ऐसी कोई भी बात जो इन इंटरेस्ट में बैलेंस क्रिएट कर दे, बस वही हमारे लिए एक लॉ है। तो इसका मतलब अगर आपको लॉ को समझना है तो ये जो सोशल रिलेशंस हैं आपको इनको समझना पड़ेगा। रॉस्को पाउंड ने यहां तक कहा कि एक इंजीनियर की कभी डिग्रियां नहीं देखी जाती, उसका काम देखा जाता है। तो आप ये मत देखो कि ये जो बात है वो कह कौन रहा है, कोई सॉवरन कह रहा है या ग्रैंड नॉर्म कह रहा है। आप तो ये देखो कि वो लोग काम कैसे कर रहा है, उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। हमें तो उसका फंक्शनल एस्पेक्ट देखना है। और इस तरह से हमारे ये जो रॉस्को पाउंड है, इन्होंने कंसेप्ट दी सोशल इंजीनियरिंग की, यानी कि इन्होंने अपनी थ्योरी सोसाइटी से जोड़ी, इसीलिए हम इनकी थ्योरी को सोशियोलॉजिकल स्कूल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों देखो, नेचुरल लॉ, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, हिस्टोरिकल लॉ, और अब हमारे सामने आ गया सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल। अब सोशियोलॉजिकल स्कूल के बाद में फिर एक छोटी सी कंसेप्ट आई कि आप सारे सही हो। अब तक तो ये कहा जा रहा था आप सारे गलत हो, एक्स वाई को गलत बता रहा है, जेड वाई एक्स को गलत, यूं करके एक दूसरे को गलत ही बता रहे हैं। लेकिन अब एक थ्योरी आई कि भाई आप सारे सही हो। लेकिन अगर किसी बात को कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए और कोर्ट ये बताए कि क्या सही है क्या गलत है, तो बताओ असल में सोर्स ऑफ लॉ क्या है, वो अपेक्स कोर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये आपके अमेरिकन कॉन्सेप्ट है जिसको अपन बोलते हैं रियलिज्म। तो ये आपका नया स्कूल आ गया रियलिज्म, यथार्थवादी विचारधारा, कि जो हमारी जुडिशरी है
वो जो लास्ट में कंक्लूजन क्रिएट करती है, बस वही हमारे लिए लॉ है। तो बच्चों, यहां सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन हमें धीरे धीरे डे बाय डे ये पता लगा कि लॉ कैसे डेवलप हुआ। आज ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, जिसमें हम हर तरह की कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि हमें लॉ किसको माने। सब ने अपनी अपनी बातें कही। एक्स के बाद वाई आया तो वाई ने एक्स की आलोचना की और अपनी थ्योरी क्रिएट कर दी। फिर जेड आया, उसने वाई की आलोचना की और अपनी थ्योरी क्रिएट कर दी। तो इस तरह से डिफरेंट थिंकर्स हमें स्कूल्स के अंदर पढ़ने होते हैं। ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, बहुत वाइड सब्जेक्ट है बच्चों। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि मैं सिर्फ इन स्कूल्स का मीनिंग आपको क्लियर कर दूं। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है हमारी ये, क्योंकि ये तो एक फिलॉसफी है, इसमें अगर मैं पूरा दिन भी बोलता रहूं तो भी कम है। तो ये आपके जो स्कूल्स हैं या ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो मीनिंग है, इसको एक बार दोबारा अच्छे से आप समझ लीजिएगा। इस वीडियो को कोशिश करें एक बार दोबारा फिर देखने की, और थिंकर्स जो हैं वो आप ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बच्चा थिंकर्स में फंस जाता है कि कौन सा किस स्कूल में है। तो आप देखिएगा, नेचुरल लॉ थिंकर्स मैंने आपको बता दिए थे। एनालिटिकल स्कूल के अंदर बेंथम आ जाएगा, ऑस्टिन आ जाएगा, हॉलैंड आ जाएगा, सामंड आ जाएंगे, ग्रे आ जाएगा और कैल्सन आ जाएगा। उसके बाद में जो हिस्टोरिकल स्कूल है उसमें सेवेग्नी है, हेनरी मैन है, हीगल है, कॉलर है और स्पेंसर है। फिर अगर हम सोशियोलॉजिकल स्कूल की बात करें तो ऑगस्ट काउंटे है, मैक्स वेबर है, दुर्खिम है, इहरिंग है, डिग्विट है, इहरलिच है और रॉस्को पाउंड है। तो रॉस्को पाउंड पे खूब सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। डिग्विट पे सामाजिक समेकता यानी कि सोशल सॉलिडेरिटी की जो कंसेप्ट है उस पर क्वेश्चन खूब आते हैं आपकी यूजीसी नेट के अंदर। तो ये आपके सारे के सारे थिंकर्स थे। अब लास्ट में एक छोटा सा नाम जो है तो छोटा लेकिन बहुत बड़ा है, जिसकी कंसेप्ट बहुत बड़ी है, और वो है जूलियस स्टोन। तो जूलियस स्टोन जो है वो भाई साहब ये कह रहे हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। जूलियस स्टोन ये मानते हैं if you want to become master of a subject, you will have to be master of those subjects lies next to it. सीधी सी बात वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको लॉ को समझना है तो आप सोशियोलॉजी, आप पॉलिटिकल, आप साइकोलॉजी, आप साइंस, इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ो। क्योंकि आज अगर हम लॉ के अंदर अगर हम फॉरेंसिक एविडेंस क्रिएट करें तो हमें साइंस की नॉलेज ही ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट पे कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पर अपनी कैपेसिटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी जरूरी है। और इसका मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो हमें इन सब बातों की नॉलेज देता है। तो जूलियस स्टोन जो है वो स्पेशली किसी एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की या हिस्टोरिकल लॉ स्कूल की या नेचुरल लॉ स्कूल की या सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल की या रियलिज्म की बात नहीं करते। वो इन सब से ऊपर एक अलग ही कंसेप्ट देते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। तो बच्चों, ये हमारी एक ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्लास थी। मुझे पता है कि जिस बच्चे को ज्यूरिस्प्रूडेंस में इंटरेस्ट है या जो बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है वो ही इस क्लास में इंटरेस्ट लेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास का फ़ायदा मिलेगा। जो बच्चे एलएलबी सेकेंड ईयर में आ चुके हैं उन सबको बधाई। और ये आपका पहला सब्जेक्ट है और बड़ा स्कोरिंग और अच्छा सब्जेक्ट